चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हमने ये तो देखा था कि भाई है ना, डेटा पहले क्या किया जाता है, स्टेटिस्टिक्स के अंदर कलेक्ट किया जाता है, बराबर है। फिर उसको क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, और उसके बाद डेटा को क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ रही है? पहले हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो हमने कलेक्शन की मेथड पिछले वीडियोस में देखी थी, कहाँ से कैसे कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने की दो मेथड्स थी, बात समझ में आ रही, प्राइमरी और सेकेंडरी। और उसके बाद जो कलेक्ट किया गया डेटा था उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एनालिसिस की बात तो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से एनालिसिस किया जाता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, और ये सारे जो भी चैप्टर्स हैं उसमें हम एनालिसिस ही सीखेंगे। और इसकी बात करते हैं प्रेजेंट कैसे करना है डेटा को, अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन बोलते किसको है डेटा। देखो, वंस द डेटा आर कलेक्टेड एंड वेरीफाइड फॉर देयर होमोजेनिटी, भाई एक प्रकार के डेटा है, हमने क्या किया, वेरीफाई किया। और कंसिस्टेंसी मतलब एक ही फॉर्मेट में हमने लिखा, वी नीड टू प्रेजेंट दैम इन अ नीट एंड द कंडेंस्ड फॉर्म। मतलब क्या, शॉर्ट में दिखाना है, साफ सुथरा दिखाना है। शॉर्ट में दिखाना है मीन्स जितना जरूरी उतना दिखाएंगे, बराबर, प्रिसाइज फॉर्म में दिखाएंगे, ताकि वो बहुत खराब ना दिखे, या बहुत बड़ा बड़ा होगा तो कोई समझ ना पाए। बात समझ में आ रही है? और हम क्या करेंगे, होमोजेनिटी मतलब क्या होता है ना, एक प्रकार का डेटा, जैसे यहाँ पे देखिए जनवरी मंथ को अलग कर दिया हमने, जनवरी फरवरी मार्च सारे डेटा अलग कर दिए। और देखो, अभी ये किसी एक हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर की बात की गई है, यहाँ पे क्या है, किसी एक घर के खर्चों की बात की गई है। भाई जनवरी में टोटल कितना खर्चा हुआ, तो 25,000 हुआ। एवरेज डेली एक्सपेंसेस मतलब हर रोज के खर्चे कितने थे, ऑन एन एवरेज 800 के आसपास। और उसी मंथ में जो हाईएस्ट खर्चा किया गया था 1200 रुपये था, और लोएस्ट जो था 500 रुपये था। बात समझ में आ रही? तो हर खर्चे को इन लोगों ने क्या किया है, अलग अलग किया। जैसे एवरेज निकाली होगी तो यहाँ दे दिया, किसी दिन सबसे ज्यादा खर्चा हुआ होगा तो हाईएस्ट खर्चा यहाँ दे दिया, और लोएस्ट खर्चा यहाँ दे दिया। तो हमने क्या किया, एक ही प्रकार के डेटा को अलग कर दिया, बराबर है। और देखो यहाँ पे सब चीजें कैसी है, रुपीज में है, बराबर ना। तो भाई यहाँ पे रुपीज है तो सारे रुपीज इधर कर दिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे जैसे कि कोई चीज डॉलर में भी दी गई होगी तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रुपीज में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। ये क्या कहलाती है, कंसिस्टेंसी, एक ही प्रकार का डेटा एक ही साथ रखने का। होमोजेनिटी का अलग है भाई, जैसे अभी यहाँ पे दे दिया ना मंथ, तो सारे मंथ एक साथ ले लिए, टोटल एक्सपेंडिचर एक साथ ले लिए। एक प्रकार का डेटा एक साथ रखने का और कंसिस्टेंटली रखने का, मतलब एक फॉर्मेट में दिखाने का। जैसे यहाँ पे मंथ दिखाया तो जनवरी पूरा लिखा है, तो फेब्रुवरी भी पूरा लिखा है, मार्च, एक फॉर्मेट को हमने फॉलो किया है। मतलब बात समझ में आ रही है? यहाँ पे जैसे रुपीज दिया है तो हमने रुपीज वाइज लिखा है। और कई बार आपने देखा भी होगा ऐसे भी फॉर्मेट होते हैं कि भाई रुपीज कैसे 1000 में दिए हुए हैं, तो वो नीचे दिया होता है 25, इसका मतलब होता है 25,000। तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करना है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक ही फॉर्मेट को फॉलो करके, और सारे एक जैसे डेटा को अलग अलग कर दिया। तो टोटल एक्सपेंडिचर तो सारे इधर ही आएंगे, क्लियर है? और ये एकदम नीट एंड क्लीन फॉर्मेट में, तो आपको भी क्लैरिटी से दिख रहा होगा, किसी के लिए भी समझना आसान होगा कि भाई जो ये खर्चे हैं, तो 28,000 समझो फरवरी का एक्सपेंडिचर हुआ, और एवरेज जो है उसका 1000 के अराउंड हुआ, हाईएस्ट खर्चा उसने किया 1500 और लोएस्ट किया 700। तो समझने में भी आसान रहता है, बराबर है। उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट किया है डेटा, ये क्या है, प्रेजेंटेशन है। एनी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस इज डिपेंडेंट ऑन अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा अंडर कंसिडरेशन। मतलब कभी भी आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करोगे तो उसके लिए आप एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करोगे, बराबर। अब जैसे ये डेटा दिया गया है तो इसके ऊपर से एनालिसिस करना इजी है। अब यही चीजें मैंने लिख के दी होती तो समझना मुश्किल होता। उसके ऊपर से भी आप क्या करते पता है, पहले फॉर्मेट बनाते, इस तरह का टेबल बनाते, और उसके बाद आप उसको एनालिसिस करते। डायरेक्टली एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है, या तो चीजें वैसे ही बोल दी गई हो, भाई इस महीने इतना हुआ उतना हुआ खर्चा, हाईएस्ट इतना था, लोएस्ट इतना था, से बोल दिया, या तो सिर्फ वैसे ही टेक्सुअल फॉर्म में लिख के दिया है, तो वहां पे समझना डिफिकल्टी नहीं, मतलब थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा लगता है, बराबर है। थोड़ा भी यहाँ से सोचने में गलती हुई तो वहाँ से एनालिसिस नहीं किया जा सकता। तो एनालिसिस करने के लिए भी प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट करना डेटा को ज़रूरी हो जाता है,
प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट किया होगा तो ही हम उस डेटा का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारी डेफिनेशन प्रेजेंटेशन। अब क्या है? क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब क्लासीफाई किसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइज करना किसको बोलते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा। डेटा को अरेंज करना है on the basis of characteristics under consideration into the number of groups or the classes according to the similarity। मतलब सिमिलर डेटा को हम कैसे करेंगे? एक साथ रखेंगे, डिसिमिलर को अलग करेंगे, और उसके जो ग्रुप होंगे ग्रुप वाइज हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे आप ये टेबल देख लीजिए, तो यहाँ देखो कि भाई प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है पर्टिकुलर ग्रुप से। जैसे कि कैसे प्रकार की प्रोडक्ट्स थी? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, फैशन के आइटम है, होम एंड गार्डन के आइटम है। बात समझ में आ रही है? तो ये ग्रुपिंग कर दिया हमने, उसको पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिया। भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, भाई यहाँ पे भी देख लीजिए, बराबर है। ये भी क्या कहलाता है? एट्रीब्यूट वाइज डिवीजन कहलाता है इसको। क्यों? एट्रीब्यूट वाइज जेंडर दिया है और कैटेगरी दी है, उस वाइज हमने क्या किया है? डेटा को डिफ्रेंशिएट कर दिया। जैसे पर्टिकुलर ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप है, फैशन है और होम एंड गार्डन है। तो भाई कस्टमर आईडी 1 थी, पहला कस्टमर था कि कौन सी एज का था? भाई वो मेल था, उसने इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदी, कितने की? तो $500 की आइटम खरीदी। फीमेल आई उसके बाद, कितने साल की थी? तो भाई 28 उसकी एज थी। क्या प्रोडक्ट खरीदी? फैशन की। कितने पैसे खर्च किए? $200 खर्च किए। बात समझ में आ रही है? तो पर्टिकुलर हमने उसको क्या किया है? पर्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, पर्टिकुलर सिमिलैरिटी वाइज उसको हमने उसमें डाल दिया होगा। जरूरी है कि हो सकता है कि फैशन में कोई भी उसने कपड़े खरीदे हो, मेकअप का सामान खरीदा हो, कुछ भी खरीदा हो, तो ये पर्टिकुलर ग्रुप में आएगा। जो भी सिमिलर चीजें होगी वो इसमें डाल देंगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी हो सकती है, लाइट, पंखा, टीवी, कुछ भी खरीद रहा है, तो हम उसको किस में डालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डालेंगे। उसको हम ऐसे नहीं लिखने पड़ेंगे भाई फैन कितना लिया, ट्यूबलाइट कितनी ली। बात समझ में आ रही है? तो पर्टिकुलर हम ग्रुपिंग कर देंगे उस डेटा को सिमिलैरिटी वाइज। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या बोला है? तो ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लासीफाई करने का। मतलब पर्टिकुलर डेटा को हमने क्या किया ना कि भाई क्लासीफाई किया था, डिवाइड कर दिया था। जैसे मैंने यहाँ बोला ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को अलग किया, फैशन को अलग किया, मेल फीमेल को मैंने अलग किया। क्लियर है? अब मुझे समझो कि यहाँ से एक्सेल शीट में क्या होता है ना, ये जो डेटा दिया गया है ना, उसको हम फिल्टर लगा के, समझो कि मुझे डेटा को इस तरह से देखना है कि कितने मेल आए थे उस दिन, तो मैं यहाँ पे फिल्टर लगा के सिर्फ मेल सिलेक्ट करके देख सकती हूँ। जितने मेल का डेटा चाहिए, तो वो समझो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मुझे डेटा देखना है, तो यहाँ से देख सकती हूँ। फिर मैं ऐसा भी देख सकती हूँ, परचेज अमाउंट जो है तो 100 के आसपास कितने लोगों ने खरीदा है, तो उस तरह से मतलब फिल्टर लगा के हम अलग अलग डेटा को भी हम देख सकते हैं। वहाँ पे एनालिसिस इजी हो जाता है इस चीज को करने से। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर, तो इसको हमने क्या किया है? क्लासीफाई किया है अलग अलग चीजों के हिसाब से। चलिए, तो इसको हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब यहाँ देखो, इट पुट्स द डेटा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लासीफाई हम क्यों करते हैं? तो भाई इट पुट्स द डेटा इन अ नीट, प्रिसाइज एंड कंडेंस फॉर्म सो दैट इट इज इजीली अंडरस्टूड एंड इंटरप्रिटेड। मतलब क्या? ये डेटा को नीट एंड क्लीन दिखाता है, कंडेंस प्रिसाइज फॉर्म में, मतलब क्या? एकदम साफ सुथरा दिखाता है और शॉर्ट में दिखाता है, जितनी जरूरत की चीज है वही दिखाएगा। और ये किसी के लिए भी समझना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, और उसके ऊपर से निष्कर्ष निकाल सकता है। जैसे इसी डेटा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा किसने खरीदा है, कितनी अमाउंट का, समझो मेल का हम लगाते हैं और उसकी अमाउंट दिखाते हैं, तो मेल ने कितनी अमाउंट खरीदी, कितनी अमाउंट की परचेज की। वही अगर फीमेल की बात है, वही खर्चा सबसे ज्यादा कौन करता है, हमने कुछ ऐसा निष्कर्ष निकाला तो वो भी निकाल सकते। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? मतलब इस डेटा को समझना आसान रहता है। It makes the comparison possible between various characteristics if necessary, thereby finding the association or lacking of it between them। मतलब क्या होता है ना, हम इसके ऊपर, सॉरी वेट, अच्छा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कंपैरिजन पॉसिबल है। कंपैरिजन पॉसिबल है मतलब क्या? दो चीजों के बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बोला, अभी जो मैंने बोला वो कंपैरिजन ही था। जैसे कि मैंने बोला कि भाई मेल कितना खर्चा कर रहे हैं, फीमेल कितना कर रहे हैं, दो जेंडर वाइज में कंपेयर कर रही हूँ कि सबसे ज्यादा खरीदी कौन करता है। बराबर है, मेल कस्टमर हमारे ज्यादा है कि फीमेल कस्टमर ज्यादा है, तो ये समझाना आसान हो जाता है।
और दोनों के बीच में सिमिलैरिटी कितनी और डिसिमिलैरिटी कितनी है, लैक ऑफ इट बिटवीन देम, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच कितनी भाई है ना, जुड़ाव कितना है। पहले तो क्या बोला है, फाइंडिंग द एसोसिएशन, मतलब सिमिलैरिटी कितनी है और लैक ऑफ इट बिटवीन देम, मतलब क्या उन बीच में, दोनों के बीच में डिसिमिलैरिटी कितनी है। कि भाई जैसे सारी जितनी भी फैशन की चीजें थी, एज्यूम के किसने ली थी, तो भाई फीमेल ने ली थी, एज्यूम, नो डाउट यहाँ पे मेल दिया गया है। कुछ बच्चे बोलेंगे मैं मेल भी तो फैशन की चीजें ले रहे हैं, नो डाउट बेटा ले रहे हैं। और कई शॉप्स में क्या होता है ना, हमने रखे दोनों के कपड़े होते हैं, पर हम ऐसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि समझो कि हमारी फीमेल कस्टमर ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी है ना कि फीमेल कस्टमर ज़्यादा हो। अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि समझो फीमेल कस्टमर ज़्यादा आ रही है, तो हमें एक चीज़ का क्लियर पता चलता है कि भाई हमारे कस्टमर कौन ज़्यादा है, तो फीमेल ज़्यादा है, तो हमें फीमेल की ओर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दैट मीन्स टारगेट ऑडियंस बोला जाता है इसको, क्लियर है। तो जब ऐसी चीज़ें हो तो हम कंपैरिजन ढूंढ के किसी निर्णय पे आ सकते हैं, तो वहाँ पे ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस इज पॉसिबल ओनली फॉर द क्लासिफाइड डेटा। अगर डेटा को क्लासीफाई नहीं किया गया हो, सारा डेटा इकट्ठा रख दिया है घमे थे, तो वहाँ पे हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे कैसे। जैसे हमने ये पिछले एग्जाम्पल में ही डेटा को हमने क्या किया है, क्लासीफाई कर दिया है, मेल जेंडर वाइज, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज, अमाउंट वाइज, आज समझ में आ रही है, एज वाइज। तो यहाँ पे क्या होता है ना, समझना आसान होता है, तो उसके ऊपर से एनालिसिस किया जा सकता है। अगर मैंने सारा ही डेटा इकट्ठा दे दिया होता तो वहाँ पे एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। इट एलिमिनेट्स अननेसेसरी डिटेल्स एंड मेक डेटा मोर रीडीली अंडरस्टैंडेबल। मतलब क्या होता है ना, जब हम क्लासीफाई करते तो बिन जरूरी चीज़ें जो हमारे लिए है तो वो हम क्या कर देते, हटा देते। जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है तो वो मैं क्या कर दूंगी, हटा दूंगी। जैसे अगर कोई खरीदी करने आता है तो हमने नाम नंबर भी लिख के रखे होंगे, फ़ोन नंबर, पॉसिबिलिटी है फ़ोन नंबर इम्पोर्टेंट हो, नाम इम्पोर्टेंट हो, पर एक्चुअली हम उनको फॉलोअप नहीं देते। हम तो सिर्फ डेटा, फ्यूचर डिसीजन लाइक कौन कितनी खरीदी कर रहा है और उसके ऊपर से मुझे निर्णय लेना है, तो वहाँ पे मुझे उनके एड्रेस की, स्पेशली फॉर द एड्रेस, समझो नाम नंबर तो फिर भी इंपॉर्टेंट होते, अब कस्टमर ने एड्रेस भी दिया, पर सपोज मुझे एड्रेस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हम होम डिलीवरी सर्विस नहीं देते, बराबर ना ही कस्टमर के घर जाएंगे, किसी के घर जाएंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। सीधी बात है बेटा, हम घर भी नहीं जाते तो हमें एड्रेस उसका काम का नहीं है, तो हमने क्या किया, डेटा में से उसको हटा दिया, बराबर, क्लासीफाई करते वक्त। और भी ज़्यादा चीज़ें दी हुई थी, वो कौन से गांव में, मतलब एड्रेस भी डिटेल में दिया हुआ है, या उसकी कोई और पर्सनल डिटेल दिया, उसकी नेबरिंग डिटेल भी ले रखी थी, अब उसका हमें क्या काम, बराबर। तो वो जो भी अननेसेसरी डिटेल्स होगी हम उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे, और जितना भी ज़रूरी डेटा है उसी को ही ध्यान में लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो क्लासीफाई, डेटा को क्लासीफाई करने का इम्पोर्टेंस ये होता है कि उसके ऊपर से एक्चुअली एनालिसिस पॉसिबल है। मतलब ये बोलना कहीं गलत नहीं है कि इट इज एन इम्पॉसिबल टू एनालाइज द डेटा विच इज नॉट क्लासीफाइड इन अ प्रॉपर वे। बात समझ में आ रही है कि भाई अगर कोई डेटा प्रॉपर क्लासिफिकेशन में नहीं दिया गया तो उसके ऊपर से हम एनालिसिस कर ही नहीं सकते, क्लियर है। और अननेसेसरी डिटेल्स हम निकाल देंगे बिकॉज उसका हमें कोई काम ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है एक्चुअली, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, बराबर है कितनी मेथड्स में हो सकता है, बराबर कितने वे में हम डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल और द टाइम सीरीज, ये तीनों चीज़ें एक ही है। क्यों बीच में और दिया है, मतलब क्या है, ये अलग अलग उसके सिनोनियम्स यूज किए गए हैं। टाइम वाइज डेटा को बांटना, मतलब हमने क्लासीफाई किया पर किस वाइज किया, टाइम वाइज किया। पर्टिकुलर डेटा को हमने टाइम वाइज बांटा तो उसको क्रोनोलॉजिकल भी बोलेंगे, टेम्पोरल भी बोलेंगे और टाइम सीरीज भी बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, हम ध्यान से देखेंगे। व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेसिव टाइम पॉइंट, सक्सेसिव मतलब क्या, एक के बाद एक। जैसे कोई डेटा दिया गया है 2000, 2001, 2002, तो ये क्या हुआ, सक्सेसिव ऑर्डर हुआ, एक के बाद एक हुआ, बराबर। टाइम पॉइंट द इंटरवल्स, पर्टिकुलर इंटरवल है, एक एक साल का इंटरवल लिया गया है, ठीक है। दे आर नोन एज टाइम सीरीज डेटा। बात समझ में आ रही है। देखो
इंटरवल दिया गया है ना, एक एक साल का बीच में, और सक्सेसिव है, एक के बाद एक, 2000 के बाद 2001 आएगा। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर सीए फाइनल फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, कितने साल का दिया गया है? 20 ईयर्स, मतलब 2000 से लेकर डेटा दिया गया है 2020 तक का। समझो यहाँ पे अगर नवसारी की बात की जाए, आज हम नवसारी में बैठे, नवसारी की बात की जाए, पहले साल बच्चे थे 2000 में थे 50, और यहाँ पे आते आते हो गए 1000, मतलब जो कितने बच्चे बड़े होंगे, बराबर, यहाँ 50 थे, फिर समझो कि दूसरे ही साल 100 बच्चे हो गए, 150 बच्चे हो गए, और बढ़ते गए, बराबर। तो हमने ये जो डेटा है उसको हमने किस वाइज डिवाइड किया है? तो टाइम वाइज डिवाइड किया। 2000 में कितने बच्चे थे सीए फाइनल में? ये किसका डेटा था? सीए फाइनल का। भाई सीए फाइनल एग्जाम अपीयर करने वाले हो ना, कंडक्ट करने वाले हो, क्लियर की बात नहीं की गई है, अपीयर की बात की। तो अपीयर कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने एग्जाम दी थी, उसका डेटा अगर हम बोले तो यह क्या हो जाएगा? टाइम सीरीज डेटा हो जाएगा, टेम्पोरल है या तो क्रोनोलॉजिकल है, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री पर मंथ फ्रॉम 2000 टू 2015। अब कोई फैक्ट्री का डेटा दिया गया है भाई, बराबर, प्रोडक्शन करती है, समझो कि 2000 से लेकर डेटा दिया गया है 2015 तक। 2000 में समझो कि उसने 15 लाख का प्रोडक्शन किया था, सॉरी 15,000 का प्रोडक्शन किया था, आते आते अभी 2015 तक 20 लाख का कर रही है, बराबर है। तो ये डेटा भी क्या कहलाता है? तो टाइम सीरीज डेटा है, बिकॉज टाइम वाइज डेटा को क्या किया गया? क्लासीफाई किया गया है, टाइम को ध्यान में लेकर। बात समझ में आ रही है? हमारा जो ये है फैक्टर किसको ध्यान में लेके किया गया है? तो टाइम को लेकर अगर किया गया है तो इसको हम क्या बोलेंगे? टाइम सीरीज के वाइज डेटा को क्या किया गया है? क्लासीफाई। चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ज्योग्राफिकल और स्पेशल सीरीज डेटा, बराबर। ज्योग्राफिकल या स्पेशल, ये भी दोनों सिनोनियम्स है। स्पेशल सीरीज डेटा या तो ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल मतलब क्या? जगह के हिसाब से डेटा को डिवाइड करना, बराबर है। डेटा अरेंज रीजन वाइज, पर्टिकुलर एरिया वाइज। एरिया सिटीज भी हो सकते हैं, स्टेट्स भी हो सकते हैं, कंट्री भी हो सकती है, गांव भी हो सकते हैं, बराबर। सिटी के अंदर की अलग अलग जगह हो सकती है, मतलब कोई भी एरिया, बराबर। उस एरिया वाइज अगर हमने डेटा को डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है, इसको हम क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिकल डेटा। If we arrange the students appeared for CA final in the year 2015, हम ईयर एक ही है, देखिए वहाँ पे बहुत सारे ईयर्स का डेटा किया था टाइम वाइज। 2015 में ही अकॉर्डेंस विद द डिफरेंट स्टेट्स, इंडिया की बात की गई है, बराबर है। 2015 में अलग अलग स्टेट, अब हमारे स्टेट कितने हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, बचपन से पढ़ाया जाता है, ठीक है। समझो कि बराबर है, दिल्ली में कितने थे, हमारे गुजरात में कितने हैं, क्लियर, यूपी में कितने थे, एमपी में कितने थे। समझो यहाँ पे 1.5 लाख स्टूडेंट ने दिए, जो कि आंकड़ा बड़ा होगा बेटा, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल वाइज बता रही हूँ। 1.5 लाख स्टूडेंट होंगे दिल्ली के, 2 लाख होंगे समझो कि गुजरात में जो बच्चे हैं वो सीए की एग्जाम देने बैठे थे, बराबर है। अब ये जो डेटा है वो हमने क्या किया? एरिया वाइज डिवाइड किया कि कौन से एरिया से कितने बच्चों ने अपीयर किया था। ये एरिया में जब हमने इसको डिवाइड किया ना, इसको हम क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिकल डेटा बोलेंगे, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव और द ऑर्डिनल डेटा। डेटा क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एट्रीब्यूट आर रिफर्ड टू एज क्वालिटेटिव डेटा। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, एट्रीब्यूट या क्वालिटेटिव डेटा आर द सेम, मतलब क्वालिटी वाइज डेटा को बांटा गया है। डेटा ऑन नेशनैलिटी, सपोज फॉर एग्जाम्पल जब सेंसस का डेटा इकट्ठा किया गया तो हमारे देश के अंदर समझो कि एनआरआईज कितने हैं, बराबर है, इंडियंस कितने हैं, रेफ्यूज कितने हैं, और अदर कंट्रीज के, मतलब वापस उसमें भी हमने क्या किया कि भाई नेशनैलिटी वाइज के कितने लोगों की नेशनैलिटी इंडियन है या अदर कंट्रीज की है, इस तरह से हमने डेटा को डिवाइड किया। तो ये क्या हो गया? क्वालिटी वाइज हो गया, या तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल डेटा भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? पर्टिकुलर क्वालिटी वाइज अगर हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनल या तो क्वालिटेटिव डेटा। जेंडर वाइज जो है हमने डेटा इकट्ठा किया,
ये समझो कि पूरे इंडिया के अंदर कितने मेल है और कितनी फीमेल है। बात समझ में आ रही है? कितने मेल है और कितनी फीमेल है, बराबर। जेंडर इक्वालिटी रेशियो ढूंढते वक्त ये देखा जाता है कि कितने मेल है और कितने फीमेल है। जैसे तुम लोगों को इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाता है, 1000 के सामने भाई 900 वुमन है, इसका मतलब क्या है कि 100 तो कुंवारे ही मरेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो वो कोई हमारा पॉइंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। समझो, तो हमने डेटा को किस वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया कि कितने मेल है कितने फीमेल है। स्मोकिंग हैबिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल। अब कितने हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं। भले बोला जाए स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, तो भी लोग तो करेंगे, सीधी बात। तो कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं सुधरे हुए और कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे जैसे शरीफ हैं। तो ये डेटा भी समझो कि सरकार ने इकट्ठा किया कि कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी स्मोकिंग कर रहे हैं, उसके बाद में हमें इनिशिएटिव उठाना है। तो डेटा किसके ऊपर से किया, पर्टिकुलर हैबिट है, और ये हैबिट भी क्या हो गई, क्वालिटेटिव डेटा हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, या तो ऑर्डिनल डेटा हो गया। ठीक है, इस वाइज डेटा को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव डेटा। बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा या तो कार्डिनल डेटा। When the data are classified in respect of variables, say height, weight, profit, salary, मतलब क्या है, पर्टिकुलर क्वांटिटी वाइज डेटा को एलोकेट किया गया। समझ में आ रही? जैसे कि हाइट वाइज, बराबर, कि भाई हाइट कितने लोग ऐसे थे जिसकी हाइट 5 फुट थी। समझो कि किसी क्लासरूम में हमने हाइट मेजर की, तो किसी की थी 5, किसी की थी 5.1, किसी की थी 5.2, से लेकर एक क्लासरूम में थी हाइट 5.3, बराबर, 5.4, वापस किसी की 5 थी, किसी की 5.1 थी, बराबर है, और किसी की थी 5.2, 5.3 या 5. अब इस डेटा को समझो कि मैं देखती हूँ जल्दी, ठीक है, ये डेटा दिया गया है। अब इस वाइज मैं इसको इस तरह से क्लासीफाई करती हूँ। हाइट कितनी है, 5 फीट है, 5.1 फीट है, बराबर है, 5.2 फीट है, 5.3 फीट है, 5.4 एंड 5.5। और 5 हाइट वाले कितने हैं, एक तो है, यहाँ पे रख दिया। अब इसको हम क्या बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, कितने टाइम्स एक ही चीज अक्कर होती है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे 5 हाइट का एक बंदा आया, यहाँ पे इसकी हुई फ्रीक्वेंसी 1, 5.1 का एक है तो यहाँ रखा एक, 5.2 का एक है यहाँ रखा एक, 5.3 का एक है यहाँ रख दिया, 5.4 का एक यहाँ रख दिया, ठीक है। वापिस आया 5, यहाँ पे आया, मतलब दो बंदों की कितनी हाइट है, 5.5 है, सॉरी, और 5.2 आया तो वापिस यहाँ रख दूंगी, 5.3 आया तो यहाँ रख दूंगी, 5.5 तो भाई एक ही बंदा था। अब अगर फ्रीक्वेंसी मेजर करूँ तो कितना हुआ, एक और एक, दो हुआ, एक, दो, अगेन दो, एक और एक, कितना होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, इसको भी रखना भूल गई थी, बराबर है, 5.1 भी कितने थे, 2 थे। टोटल कितने हुए, 10 लोग हुए। बात समझ में आ रही है? दो लोगों की हाइट 5 थी, 5.1 थी दो लोगों की, 5.2 थी दो लोगों की, 5.3 थी दो लोगों की, 5.4 थी एक की, 5.5 थी एक की। बात समझ में आ रही है? अब मैंने जो ये डेटा किया है वो क्वांटिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। ध्यान से देखना, ये हाइट भी क्या है, नंबर्स है, क्वांटिटी है। तो और मैंने इस डेटा को क्लासीफाई कैसे किया, हाइट वाइज, बराबर है। तो 5 फुट वाला भाई कितने थे, तो 2 लोग थे। 5.1 के कितने थे, 2 थे, हो गए ना 10। देखे यहाँ में भी कितने हुए, 10 हुए नंबर। ये फ्रीक्वेंसी वाइज हमने ढूंढा, तो 10 लोग ऐसे थे, 10 लोगों की हाइट हमने देखी। तो इसको हमने किस वाइज क्लासीफाई किया है, क्वांटिटी वाइज, इसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव डेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कितने प्रकार से डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। हमने ये तो देखा कि डेटा प्रेजेंटेशन क्या होता है कि भाई उसको कंसिस्टेंटली नीट एंड क्लीन फॉर्म में हमें क्या करना है, प्रेजेंट करना है।
बराबर है, ताकि सामने वाले को बहुत अच्छा दिखे, बराबर है। अब हम बात करते हैं कितने प्रकार से डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, बराबर। जैसे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेब्यूलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। चलिए वन बाय वन एक एक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ देखिए टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे सब कुछ टेक्सचुअली लिखा गया होता है, जैसे यहाँ दिख रहा है ना। दिस मेथड कंप्राइज प्रेजेंटिंग डेटा विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ में लिखा गया है तो नंबर ऑफ पैराग्राफ, एक से ज्यादा पैराग्राफ दिया गया है। जैसे द ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ एन इंक्वायरी कमीशन इज यूजुअली मेड बाय द टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन। ऑफिशियल रिपोर्ट जो भी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट्स बनाती है वो कैसे बनाती है, पैराग्राफ वाइज बनाती है। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन। जैसे इन 2009 आउट ऑफ टोटल 5000 वर्कर्स, कितने वर्कर्स थे तो भाई 5000 वर्कर ऑफ द रॉयल एनिमल फैक्ट्री, 4200 वर नंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। भाई इतने ट्रेड यूनियन थे। द नंबर ऑफ द female workers was 20% of the total workers। कितने परसेंट थे, 20 workers, out of which 30% are the members of union trade। कितना बोरिंग लग रहा है नहीं। अब ये एक्चुअली इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, बराबर, तो किसी को अच्छा भी नहीं लगता। इन 2010 the number of workers belonging to the trade union was increased by 20%। फर्दर कितना इंक्रीज हुआ, 20% एज कम्पेयर टू 2009, of which 4200 were the male। ठीक है। द नंबर ऑफ वर्कर्स नॉट बिलोंगिंग, मतलब 4200 क्या थे, मेल मेंबर थे, जिसमें से वर्कर नॉट बिलोंगिंग टू ट्रेड यूनियन कितने, वॉज 900। 900 लोग ऐसे थे जो ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं थे। 50 ऑफ विच 450 वर फीमेल, सॉरी 950, माय मिस्टेक। 950 कौन से थे, ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं थे। उसमें से क्या था, 450 जो थी वो फीमेल थी। तो ये डेटा समझना कितना कठिन हो जाए किसी के लिए भी, बराबर है। फिर भी इसके मेरिट्स है, बोलो कितनी अच्छी बात है। द मेरिट्स ऑफ दिस मेथड ऑफ द प्रेजेंटेशन लाइज इन सिंप्लिसिटी। एकदम सिंपल है, लिखना है सिर्फ और कुछ नहीं करना है। इवन अ लेमैन कैन प्रेजेंट डेटा बाय दिस मेथड। भाई किसी को बोल दिया, कोई भी इंसान जाके ऑब्जर्व करो और लिख के आ जाता। ऑब्जर्वेशंस विद एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कैन बी प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। अब ये क्या बोला है, ऑब्जर्वेशन विद एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड, मतलब एक ही प्रकार का डेटा होगा तो उसको इस तरह से लिखना आसान होगा। जैसे कि समझाती हूँ, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, सपोज फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला भाई इन अ फैक्ट्री देयर वर टोटल नंबर कितने थे, 50 मेंबर्स थे, बराबर। तो क्या बोला, ऑफ विच वुमन वर एंड मेल वर। ठीक है। अब ये कैसा है, नंबर्स भी कैसे है, लोगों के दिए हुए टोटल इतने मेंबर थे 50 थे, जिसमें से 30 क्या थी, फीमेल थी, और मेल कितने थे तो भाई 20 थे। बात समझ में आ रही। अब एक ही प्रकार का डेटा है, नंबर्स ही दिए हुए सेम, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड मतलब क्या, जैसे लोगों की बात की है मैंने और कुछ बात नहीं किया। यहाँ पे भाई 50 लोग हैं जिसमें से 30 वुमन है और 20 मेन है। ये सारे क्या पर्सन ही है, उसकी बात की है तो इसको इस तरह से लिखना आसान रहेगा ना। सेम मैग्नीट्यूड के होंगे तो उसको टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन करना इजी है। फर्दरमोर दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन कैन बी टेकन एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। मतलब समझो कि पहले हमने क्या किया, इस तरह के डेटा के ऊपर से
सी हम जब टेबुलर फॉर्म में करते हैं ना तो सबसे पहले क्या किया जाता है, टेक्सचुअल फॉर्म में डेटा को लिखा जाता है और उसके ऊपर से एक्चुअल में टेबल बनता है। डायरेक्टली कोई टेबल नहीं बनाता, पहले सारी इंफॉर्मेशन क्या करेगा, टेक्सचुअल फॉर्म में लिखेगा और उसको कन्वर्ट करेगा टेक्सचुअल पे। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप है। स्टेप है किसका, दूसरी मेथड का, मतलब जो हम उसके ऊपर से पार्ट में टेबल बनाएंगे और टेबल के बाद में हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, पहले फर्स्ट स्टेप है, मतलब हम पहले टेक्स्ट में लिखेंगे डेटा को और उसके ऊपर से हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। अब यहाँ देखो इसके डीमेरिट्स भी है, जैसे कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन हाउएवर इज नॉट प्रिफर्ड बाय स्टैटिस्टिशियन सिंपली बिकॉज इट इज डल, मोनोटोनस मतलब क्या है, बोरिंग है, तो डल है, अच्छा नहीं दिखता। मोनोटोनस है मतलब क्या है, बोरिंग है। एंड कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस मेथड। अब कंपेयर करना हो, समझो इसी डेटा को कंपेयर करना हो दो चीजों के बीच, तो बहुत डिफिकल्टी होती है। क्यों डिफिकल्टी होती है बेटा, कि अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो पहले तो मुझे पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे समझो कोई एक चीज में चूक गई तो वहाँ पे कंपैरिजन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसको स्टैटिस्टिशियन यूज नहीं करते। मतलब उसका क्या करेंगे, पहले तो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद शायद यूज करेंगे। क्लियर है, कैसे यूज नहीं करते, कंपेयर करना डिफिकल्ट है। फॉर मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन दिस मेथड कैन नॉट बी रिकमेंडेड। हाँ समझ में आ रही है। यहाँ देखिए ये एग्जाम्पल दिया गया मैनीफोल्ड का। समझो कि दो से ज्यादा चीजें दी गई है, बराबर। अब जब अगर दो या दो से ज्यादा चीजें दी गई है, उस दो या दो से ज्यादा चीज का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, जैसे प्रोडक्शन इन मैट्रिक टन में दिया गया है, बराबर है। अब टन में इसका जो दिया गया है, मैट्रिक टन में जो प्रोडक्शन का डेटा दिया गया है भाई, 2012 में गेहूं कितना प्रोड्यूस हुआ और राइस कितना प्रोड्यूस हुआ 2013 में, ये क्लासिफिकेशन प्रॉपरली दिया हुआ, बराबर। ये क्या है हमारा, टेबुलर फॉर्म में। अगर इसी को ही मुझे टेक्सचुअल फॉर्म में देना हो अगर मुझे इसी डेटा को टेक्सचुअल फॉर्म में देना है तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ हो जाएगी, लिखना भी डिफिकल्ट होगा और समझने वाले के लिए भी डिफिकल्ट होगा, बराबर। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन मतलब क्या, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम जब क्लासीफाई करते हैं उसको बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्लियर है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। उसी की बात की गई है कि मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन के लिए ये मेथड हम रिकमेंड नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टेब्यूलर प्रेजेंटेशन और टेबुलेशन। क्या समझ में आ रही है। हमने ये तो पढ़ा टेक्सचुअल मेथड के बारे में, हमने पढ़ा, बराबर है। अब टेक्सचुअल मेथड की हमने ये भी देखा कि बहुत सारी क्या है, लिमिटेशंस है, बराबर है। और टेक्सचुअल मेथड को स्टैटिस्टिशियन एनालिसिस के लिए यूज नहीं करते। तो हम पढ़ेंगे अब टेबुलर मेथड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। और टेबुलेशन बोला किसको जाता है वो देखेंगे। टेबुलेशन में बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या है, पहले तो सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है डेटा का, भाई सिस्टमेटिकली डेटा को दिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्टैटिस्टिकल टेबल। टेबल की मदद से, ये जो नीचे दिया गया है एग्जांपल वो क्या है, टेबल है। हैविंग अ नंबर ऑफ रोज, भाई यहाँ पे रो दी गई है, ये क्या है तो कॉलम है, और ये क्या है तो ये रो है, ये क्या है तो कॉलम है, ठीक है। एंड कंप्लीट विद द रेफरेंस नंबर, टाइटल, यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी दिया जाता है, टेबल नंबर, बराबर है। टाइटल दिया गया होगा प्रॉपरली। डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोज, भाई रोज का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, कॉलम का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एंड द फुट नोट, हम क्या बोलेंगे, फुट नोट, बराबर है। पूरा ये डेफिनेशन क्लियर हुई। टेबल हम किसको बोलेंगे, तो एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है डेटा का, एकदम सिस्टमेटिकली हमने डेटा को रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्टैटिस्टिकल टेबल, भाई टेबल के द्वारा बना है। नंबर ऑफ रोज कॉलम बनाया है, नंबर सीरियल नंबर दिया है, सॉरी रेफरेंस नंबर दिया है, टाइटल दिया है, रो दी है, कॉलम दिया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन दिया है, बात समझ में आ रही है, फुट नोट दिया है। क्लियर, तो ये थी हमारी डेफिनेशन। अब बात करते हैं टेबल होना कैसा चाहिए। देखो टेबुलर प्रेजेंटेशन और द टेबुलेशन, वी मे कंसीडर द फॉलोइंग गाइडलाइन फॉर द टेबुलेशन। एक्चुअली टेबल बनाते वक्त हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान में रखना है उसके बारे में दिया गया है। A statistical table should be allotted.
सीरियल नंबर अलॉन्ग विद द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल। यहाँ देखो सीरियल नंबर दिया है टेबल 1 और यहाँ पे इसका टाइटल भी प्रॉपरली शो किया गया है, एवरेज मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर और द ऑन वेरियस कैटेगरी। कैटेगरी वाला क्या, यहाँ पे कैटेगरी दी है, फूड पे खाने के पीछे कितना खर्चा किया, हाउसिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, यूटिलिटीज में, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी में एक बंदे ने कितना खर्चा किया, ठीक है, यूएस डॉलर में दिया गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो भाई बोला गया कि टाइटल प्रॉपरली दो, बराबर है, सीरियल नंबर दो। चलो दूसरी गाइडलाइन के बारे में पढ़ते हैं। द टेबल अंडर कंसीडरेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू द कैप्शन, बॉक्स हेड, स्टब एंड बॉडी। 4 भाग में ये जो आपका टेबल होता है वो डिवाइड होता है, ठीक है। 4 भाग में क्या होता है, डिवाइड होता है। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एमसीक्यू इसके ऊपर से आ सकते हैं। जैसे बोला गया है कैप्शन इज द अपर पार्ट ऑफ द टेबल, ये जो भाग है ना, ध्यान से देखना, ये जो आपका भाग दिया गया है, ये क्या है, हमारा कैप्शन है, क्या है हमारा, ठीक है। ये जो ऊपर भाग है, डिस्क्राइब द कॉलम, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, कॉलम। देखो रो डिस्क्राइब नहीं कर रहा, एंड सब कॉलम। अब ये जो है ये कॉलम कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, नॉन मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, सॉरी नॉन मेंबर्स, मतलब ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं और ये मेंबर है ट्रेड यूनियन के, टोटल कितने दिए हुए। और वापस इसकी ये सब कॉलम हो गई, भाई मेंबर तो है, उसके अंदर मेल कितने हैं और फीमेल कितने, मेल कितने फीमेल कितने, क्लियर है। तो ये जो है कॉलम और उसकी सब कॉलम हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, कैप्शन बोलेंगे, क्लियर है। सब कॉलम नंबर यूनिट ऑफ द मेजरमेंट अलॉन्ग विद द, सॉरी, द बॉक्स हेड क्या होगा, इज द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल विच इंक्लूड्स कॉलम एंड द सब कॉलम नंबर यूनिट ऑफ मेजर। अब यहाँ देखो हमने है ना, यहाँ पे मेल फीमेल लिया था, पर यहाँ पे ये चीज़ नहीं ली थी ना भाई, ये 1 2 दिया गया एक्चुअल में ना, यहाँ पे 1 2 से भी ज़्यादा स्पष्ट रूप से लिखे ना, तो यहाँ पे नंबर लिखना है, क्योंकि पर्सन किस में होते हैं, तो नंबर्स में होते हैं, इतने मेंबर थे, ये नंबर, मतलब ये चीज़ भी अगर ली गई है, बराबर। और एंटायर टेबल, ये जो स्टेटस का दिया गया है ईयर वाइज भी, ये हमने नहीं लिया था, हमने सिर्फ कॉलम को ही स्पष्ट किया था। पर जब बॉक्स हेड की बात करेंगे तो ये पूरा ही भाग, मतलब कैप्शन का देखिएगा, ये जो कॉलम है और सब कॉलम को ध्यान में लेगा, पर बॉक्स हेड है तो ऊपर का पूरा ही भाग ले लेगा, मतलब ये जो रो को भी मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये रो में क्या दिया गया है, ईयर दी गई है ना, देखो इस साल में कितना और इस साल में कितना। तो ये हमारा कैप्शन में नहीं था, ये किस में आएगा, बॉक्स हेड में आएगा। और यहाँ पे जैसे नंबर दिए गए, तो ये पूरा अपर पार्ट किस में आ जाएगा, बात में बॉक्स हेड में आएगा, बराबर। विच इंक्लूड कॉलम, कॉलम भी इंक्लूड कर दी, सब कॉलम नंबर्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलॉन्ग विद द कैप्शन, पूरा ही अपर पार्ट आ जाएगा। अब स्टब्ड क्या है, विद द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द रो। अब ये जो भाग है यहाँ से लेकर पूरा स्टेटस से लेकर ये पूरा लेफ्ट जो पोर्शन है, जो रो को बयां करता है, जैसे रो को बयां कर रहा है, मतलब क्या, देखो 2009 में कितना था, 2010 में कितना था, तो ये किसको बयां कर रहा है, रो को। अब ये लेफ्ट पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टब बोलेंगे, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टब बोलेंगे। डन। जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है किसके बारे में, रोज के बारे में। एंड द बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ द दैट टेबल कंटेन द न्यूमेरिकल फिगर्स। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे दिखाती हूँ, ये पूरे जो न्यूमेरिकल पार्ट दिखा रहा है, तो जी ये जो रो का पार्ट है ना, ये पूरा क्या होगा, हमारी बॉडी होगी। बात समझ में आ रही है। वापस से काम करती हूँ, ये देखो इसका है ना कलर बदल देते हैं, ये ग्रीन पार्ट जो मैं दिखा रही हूँ, सॉरी नहीं है, ये जो भाग है ये हमारा क्या हो गया, कैप्शन हो गया, ठीक है। रेड भाग को हम रहने देते बॉक्स हेड के उसमें। और अगर मैं स्टब की बात करूँ तो ब्लू कलर, ये हमारा हो गया स्टब, ये जो ग्रीन है वो हमारा हो गया कैप्शन, रेड कलर का जो बॉक्स बना है वो हो गया बॉक्स हेड,
और ये जो नंबर्स है सारा ये जो कंटेंट है इसको हम क्या बोलेंगे तो बॉडी। ये हो गया टेबल के पार्ट्स ऑफ द टेबल भी बोला जा सकता है, बराबर है। उतना ही नहीं है कि भाई ये जो नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन सोर्स और ये जो डिस्क्रिप्शन तो हम क्या बोलते हैं फुट नोट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टेबल शुड बी वेल बैलेंस इन लेंथ एंड ब्रेथ। अब देखो भाई क्या बोलना चाहता है, जो टेबल है उसकी लेंथ ब्रेथ जो है वेल बैलेंस होनी चाहिए। सी अब यहाँ पे जैसे दिया गया है तो पर्टिकुलर जो यहाँ पे लेंथ या ब्रेथ लिया गया है वो कैसा है, यहाँ से देखो ये कैसा है, प्रॉपरली दिया गया है। ऐसा नहीं है कि समझो मैंने है ना यहाँ पे 3900 था और यहाँ पे 20 था तो मैंने इस टेबल को इस तरह से कर दिया, तो ये क्या वेल बैलेंस है, नहीं, बराबर है ना। मैंने आंकड़ों वाइज इसकी लाइन की छोटी बड़ी कर दी, या तो फिर कोई डेटा है जैसे यहाँ पे 3900 था और यहाँ पे क्या था 4000 था और नीचे 200 था, तो मैंने क्या किया ना डेटा को इस तरह से किया, तो ये वेल बैलेंस नहीं हुआ ना। लेंथ और ब्रेथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो लाइन कैसी होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट है, बराबर है, ऊंची नीची नहीं है, क्लियर है, तो वेल बैलेंस होना चाहिए डेटा। आगे बढ़ते हैं। The data must be arranged in a table in such a way that the comparison between different figures are made possible without much labor and time। ज़्यादा मेहनत या समय बिगाड़े बिना दो डेटा को हम कंपेयर कर पाए, बराबर है, दो या दो से ज़्यादा डेटा को कंपेयर कर पाए, इस तरह से हमारा डेटा होना चाहिए। ऑल्सो द रोल टोटल एंड द कॉलम टोटल द यूनिट ऑफ मेजरमेंट मस्ट बी शोन। अब देखिए यहाँ पे जो डेटा दिया गया है उसी की बात करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम बात करें मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन या नॉन मेंबर की बात करते हैं, तो यहाँ देखिए दोनों के बीच कंपेयर करना इजी है। भाई मेंबर कितने थे मेल में तो 3900 थे, नॉन मेंबर कितने थे तो 300 थे। फीमेल मेंबर कितनी थी तो 300 थी मेंबर्स थी, और नॉन मेंबर कितनी थी तो 500 थी। वही इसका टोटलिंग भी दिया गया है, बस यही चीज समझाई है कि भाई दो या दो से ज्यादा चीजों को हम कंपेयर कर पाए, ठीक है, और उतना ही नहीं उनका टोटल भी देना चाहिए टेबल में। The data should be arranged intelligently in a well-balanced sequence, and the presentation of data in the table should be appealing to the eye as far as practicable। मतलब क्या है ना, एकदम इंटेलिजेंटली हमें वेल बैलेंस सीक्वेंस में रखना चाहिए, जैसे मेंबर रखे सारे एक साथ रखे, नॉन मेंबर एक साथ रखे, बराबर, और अपीलिंग होना चाहिए, सामने वाले को देखने का मजा आना चाहिए, अच्छे से प्रेजेंट किया है उसको भी हाँ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, जो देखा वो समझ में आना चाहिए, बराबर, प्रैक्टिकली यूज कर पाए वैसा होना चाहिए। आगे बढ़ते। नोट डिस्क्राइबिंग द सोर्स, भाई ये डेटा कहाँ से कलेक्ट किया गया था, सोर्स ऑफ द डेटा हमने पीछे पढ़ा था ना। सोर्स ऑफ डेटा मतलब क्या होता है, हमने ये डेटा कहाँ से इकट्ठा किया है सेकेंडरी मेथड में। एंड ब्रिंगिंग क्लैरिटी एंड इफ नेसेसरी अबाउट एनी रोज और द कॉलम नॉन एज फुटनोट्स शुड बी शोन एट द बॉटम पार्ट ऑफ द टेबल। मतलब क्या होता है ना, सोर्स दिया गया हो जो भी, और उतना ही नहीं कि भाई कॉलम रो किसके बारे में है वो सब कुछ किस में दिया जाना चाहिए, सोर्स। समझो ये डेटा कहाँ से इकट्ठा किया गया तो यहाँ पे सोर्स लिखेंगे कि भाई ये डेटा कहाँ से इकट्ठा किया गया। फुट नोट मतलब नीचे दिया जाना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है टेबल ऊपर है, सोर्स नीचे दिया गया है कि ये डेटा कहाँ से कलेक्ट किया गया है, ये डेटा नकली है इसलिए इसका सोर्स नहीं लिखा है। बात समझ में आ रही। जब भी सेंसस का डेटा यूज किया जाता है तो सेंसस डिपार्टमेंट का नाम लिखा जाता है, या तो जो गवर्नमेंट का हमने डेटा लिया जो भी सोर्स से लिया तो वो यूज यहाँ पे सोर्स क्या किया जाता है, शो किया जाता है। तो यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है इसलिए इसको शो नहीं किया गया। उसके बाद क्या है भाई, फुट नोट देनी है। फुट नोट देनी है मतलब क्या कि जैसे कितना है ट्रेड यूनियन कितने हैं मेंबर्स, भाई मेल है फीमेल है, टोटल के हिसाब से हमने ये चीज दिखाई है, बराबर ना। जैसे टेबल की डिटेल्स दी है, क्या दिया है, ट्रेड यूनियन के मेंबर्स के हिसाब से हमने लिया है, ट्रेड यूनियन का डेटा है, मेल फीमेल और टोटल वाइज हमने डिवाइड किया है। और ये TU किसके लिए है तो भाई ट्रेड यूनियन का शॉर्ट फॉर्म है, M फॉर
मेल, F फॉर फीमेल एंड टोटल रिस्पेक्टिवली। तो ये चीज़ को हमने जब डिस्क्राइब किया, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, उसी को हमने यहाँ पे फुट नोट लगा के डिस्क्राइब किया है। तो इस तरह से होना चाहिए ताकि सामने वाला समझ पाए, बिकॉज यहाँ देखो MFT में तो क्या समझेगा, तो वो नीचे फुट नोट पढ़ के समझ सकता है कि एम किसके लिए यूज़ किया है। बात समझ में आ रही? अब देखो भाई, द टेबुलेशन मेथड इज यूजुअली प्रिफर्ड टू द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन एज इट फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड कॉलम। भाई ये ज़्यादा प्रिफर किया जाता है कंपेयर टू टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेबुलर फॉर्म ज़्यादा अच्छा रहता है। अब क्यों अच्छा रहता है? तो भाई रोज और कॉलम के बीच में कंपैरिजन करना आसान है, ठीक है ना जी, कंपेयर करना आसान है। फिर क्या है, कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग टेबुलेशन। अब डेटा कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल कब बनाया जा सकता है, कब बनाया जा सकता है? तो भाई इसकी मदद से बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रही? भाई इजीली हम अंडरस्टैंड कराया जा सकता है कॉम्प्लिकेटेड डेटा को भी इजीली। इसमें इट मस्ट बी फॉर द इट इज अ मस्ट फॉर द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसको पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको है ना एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मुझे कोई डायग्राम बनाना है, समझो कि यहाँ पे मैंने चार्ट, ठीक है, मैंने समझो पाई डायग्राम, ये डायग्राम दिख रहा है। अब ये डायग्राम जो है ना, उसके ऊपर आपको एक एक्सेल शीट दिख रही होगी, बराबर है। अब इस एक्सेल शीट में जो डेटा है ना, उसी वाइज ये डायग्राम बना हुआ है। ध्यान से देखना, ये सेल्स का दिया हुआ है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर। भाई ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? तो 4 क्वार्टर होते हैं ना, तो उस वाइज ये डेटा दिया गया है। देखो फर्स्ट क्वार्टर में सेल्स सबसे ज़्यादा थी 8.2, तो ये बड़ा जो एरिया दिया गया है तो वो 8.2 इसके ऊपर से। सी तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, इस टेबल को हमें नहीं समझना है, तो सिर्फ मैं इसको चीज़ समझाना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना कि अगर ये यहाँ पे वैल्यू चेंज करोगे ना, समझो मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, इसकी नीचे वैल्यू देखो चेंज हो गई, दिख रहा है? यहाँ पे ये फर्स्ट क्वार्टर में क्या हो गया, वैल्यू चेंज हो गई। और समझो कि नीचे के क्वार्टर में मैंने चेंज कर दिया कुछ, तो देखो वापस फर्दर ग्राफ कैसे हो गया, चेंज हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? मीन्स जैसा जैसा मैंने टेबल में चेंज किया उस वाइज क्या होगा, जिस जिस तरह से मैंने टेबल को चेंज किया उस तरह से डायग्राम चेंज हुआ। मतलब क्या है ना, शॉर्ट में बोलूँ तो अगर मुझे डायग्राम भी बनाना है ना, उसके लिए पहले तो मुझे टेबल चाहिए। बात समझ में आ रही है? मतलब टेबल नहीं होगा तो ग्राफ बनेगा ही नहीं। तुम लोगों ने भी बचपन से ग्राफ बनाते आए होंगे। ग्राफ बनवाने से पहले टीचर क्या करवाती है, पहले आपको एक टेबल बनवाएगी, बराबर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, बराबर, उसके ऊपर से ग्राफ बनाना है, या स्टेटिस्टिक्स में अदर चैप्टर्स थे 12th में जिसके ऊपर से ग्राफ बनाना है। अब जो भी ग्राफ बनाना है ना, वो कहीं ना कहीं टेबल से कनेक्टेड है। मतलब अगर टेबल ही नहीं है तो डायग्राम बनाना पॉसिबल ही, शॉर्ट में बोलूँ तो। Without tabulation, statistical analysis of the data is not possible. हमने पहले ही पढ़ा था कि भाई स्टेटिस्टिकल डेटा किस पे आधारित है, तो टेबल पे आधारित है। अगर टेबल ही नहीं होगा तो हम क्या नहीं कर सकते, एनालिसिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि जितनी भी मेथड है वो टेबल के अंदर ही दिखती है आपको स्टेटिस्टिक्स में। क्लियर है? तो आज का टॉपिक हम इधर ही स्टॉप करते हैं, आगे का टॉपिक हम कल लेंगे, ठीक है? अभी के लिए टाटा बाय बाय, फिर से मिलते हैं।